नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपीपीएसएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ट्रांसफ़र के क्या नियम है ये बात करने वाले हैं। गृह जनपद मिलता है नहीं मिलता है, ट्रांसफ़र कितने साल बाद होता है या नहीं होता है, डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में क्या ट्रांसफ़र होता है, ये सब बात जो है हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारी जानकारी बिल्कुल आपको सही दी जाएगी, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कब, 28 मार्च 2018 को। इसमें स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में जो है विस्तार से बताया गया है। तो ये वीडियो में सारी जानकारी आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलनी है, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। लिखा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों के संबंध में पूर्व में जारी जो स्थानांतरण विषयक समस्त आदेशों को था उसको अवक्रमित करते हुए जो नया जारी किया गया था 18-19 में, तो ये अब जो है आपका लागू है। तो सबसे पहले आप देखिए, यही नियम जो है आप सभी पर यानी कि हम सभी पर लागू होने वाले हैं यूपीपीएसएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पर। इसके अलावा सभी आपके जो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, स्थानांतरण निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, क कि प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण किए जा सकते हैं। अब देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार का मतलब, यदि किसी जिले में, किसी मंडल में, जोन में यदि किसी की ज़रूरत पड़ती है, प्रशासनिक दृष्टि से कम या ज़्यादा होते हैं, कोई सेवानिवृत्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में देखिए ये पूरा अधिकार रहेगा किसके पास, कारपोरेशन के पास, कि वो स्थानांतरण करे या न करे, उसके हाथ में है। दूसरा क्या लिखा है, प्रोन्नत, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यानी कि देखिए, यदि किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में कोई किसी का प्रमोशन होता है, तब वो पद खाली होता है, तब वहाँ पर जो है किसी को स्थानांतरण किया जा सकता है। किसी की सेवा समाप्ति यानी कि कोई रिटायर हो गया उस स्थिति में, या फिर सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति पर जो है इसी स्थिति में जो है स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसके बाद लिखा है कि किसी कार्मिक के व्यक्तिगत कारण जैसे कि चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य किसी विशेष कारण के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा कार्मिकों की पारस्परिक सहमति, यानी किसी को बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर स्थानांतरण समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। यानी कि यदि दो कार्मिक आपस में पारस्परिक सहमति से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मान लीजिए कोई आगरा में रहता है और कोई गोरखपुर में रहता है, आगरा वाले को गोरखपुर में आना है और गोरखपुर वाले को आगरा में जाना है, तो ये पारस्परिक सहमति से ऐसा। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, क्योंकि आगरा अलग आपका डिस्कॉम में आता है और आपका गोरखपुर अलग डिस्कॉम में। अब हम एक ही डिस्कॉम की बात कर लें, जैसे कि हमने ले लिया आगरा, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया आगरा और दूसरा ले लिया हमने मथुरा। तो क्योंकि दोनों सेम डिस्कॉम में हैं, दक्षिणांचल में आते हैं, तो आगरा से किसी को मथुरा जाना है और मथुरा वाले को आगरा आना है, तो पारस्परिक सहमति से हो सकता है, लेकिन कोई विशेष वजह होनी चाहिए और जो है प्रशासन इस पर जो है कोई आपत्ति न करे, तब जो है ऐसा हो सकता है। ये इसमें स्पष्ट रूप से जो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ट्रांसफ़र मुश्किल से होता है थोड़ा सा, क्योंकि वैलिड रीज़न होने चाहिए, बड़े रीज़न होने चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी या फिर कारपोरेशन की सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद या नगर में तैनात करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा। यानी कि यदि पति पत्नी सरकारी सेवा में या फिर कारपोरेशन की सेवा में हैं, तब उनको जो है एक ही नगर में तैनात करने पर जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। ये जो है एक आपका रीज़न रहेगा, वैलिड रीज़न। क्योंकि हम बात करने वाले हैं समूह ग के बारे में, क्योंकि जो लिप का पद है, जो आपका क्लरिकल पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, वो समूह ग में आएगा। तो हम इसमें प्रमुख रूप से समूह ग की बात करने वाले हैं, लेकिन समूह क ख के बारे में भी थोड़ा सा अगर हम संक्षेप में देख लें, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समूह क के वे अधिकारी जो वितरण निगम यानी कि डिस्कॉम या फिर किस्को में समूह क के पद पर 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो उन्हें दूसरे वितरण निगम या डिस्कॉम में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन कितने साल के बाद, 10 वर्ष की अवधि के बाद। इसके बाद क्या लिखा है कि उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी वितरण निगम में की जा सकती है, यदि वह न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य वितरण निगम में जो है तैनात रहा हो, तो उसकी जो 3 वर्ष के लिए फिर वहीं पर की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है समूह क एवं ख के वे अधिकारी जो एक खंड में 3 वर्ष अथवा एक मंडल में 5 वर्ष, अथवा देखिए खंड का मतलब डिवीज़न हो गया, मंडल का मतलब सर्किल हो गया, और वितरण क्षेत्र यानी कि जोन में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो उनका स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये सब बात है, लेकिन अब हम इस वीडियो में प्रमुख रूप से हमें देखना है समूह ग के पद के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पद है वो समूह ग के अंतर्गत आएगा।
तो समूह ग के अंतर्गत जो है सभी अवर अभियंता एक सेक्शन में 3 वर्ष और एक खंड में कुल 5 वर्ष, एक मंडल में 8 वर्ष तथा एक क्षेत्र में कुल 10 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेंगे। ये ध्यान से देखिएगा, कोई भी अवर अभियंता जो एक स्थान पर पहले कार्य कर चुका है उसे उस स्थान पर दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा। इसमें तो देखिए अवर अभियंता की बात हो गई, बात हमें करना है लिपिकीय कर्मचारियों की। तो देखिए समूह ग के लिपिकीय कर्मचारियों जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पहले इस पोस्ट का नाम था ऑफिस असिस्टेंट। तो लिपिकीय कर्मचारियों के लिए एक पद पर अधिकतम 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात उसकी तैनाती पद का परिवर्तन किया जाएगा। देखिए किया जा सकता है, निश्चित नहीं है, यानी कि किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि किया ही जाए 3 साल बाद। एक कार्यालय में कार्य करते हुए उसकी अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी, यानी कि एक कार्यालय में कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्ष तक कार्य करेगा? 6 वर्ष तक कार्य करेगा एक कार्यालय के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि आपका किसी सब डिविजनल ऑफिस में अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया तो वहाँ पर आप अधिकतम सेम SDO यानी कि सब डिविजनल ऑफिस में 6 वर्ष तक जो है काम करेंगे। क्या लिखा है कि अधिकतम 6 वर्ष होगी तथा जनपद में 10 वर्ष होगी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ऑफिस में 6 वर्ष अगर पूरा हो गया तो आपको उसी ज़िले में किसी और जो है सब डिवीज़न में किसी और जगह पर भेज दिया जा सकता है, किंतु एक ज़िले में आपको जो है एक ज़िले में आपको अधिकतम 10 वर्ष की सेवा जो है मिलेगी केवल, यानी कि एक में अधिकतम कितना लिखा है? 10 वर्ष की सेवा आपको मिलेगी, यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है। तो देखिए ये बात आपको जान लेना है कि देखिए लिखा है कि एक मंडल यानी कि क्या होता है आपका सर्किल, एक सर्किल में आप 8 वर्ष तक अधिकतम, और एक क्षेत्र यानी कि जोन। देखिए कई सारे, एक डिस्कॉम में कई सारे सर्किल, कई सारे जोन होते हैं, तो वहाँ पर यानी कि एक जोन में अधिकतम लिखा है कि 10 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर देखिए यही था कि क्या था, वो तो जेई के लिए था। नीचे क्या लिखा है कि एक कार्यालय में कार्य करते हुए उसकी अधिकतम अवधि, यानी कि एक कार्यालय में 6 वर्ष अधिकतम अवधि और जनपद में 10 वर्ष जो है अवधि आपकी होगी। तो उसकी अब देखिए यहाँ पर अधिकतम अवधि लिखा है। इसके बाद कार्यालय सहायकों को गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है, कार्यालय सहायक जो पहले इसी पद का नाम था कार्यकारी सहायक का, को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान दे लीजिए। गृह जनपद में तैनात होने का सिर्फ आपके पास 2 रास्ता है। देखिए 2 रास्ता क्या है? यदि कोई व्यक्ति लखनऊ में रहता है या फिर कोई व्यक्ति कानपुर में रहता है, तो जो लखनऊ वाले व्यक्ति हैं वो कारपोरेट ऑफिस में जा सकते हैं। केवल गृह जनपद मिलने का एक ही तरीका है कि अगर आप लखनऊ में रहते हो और आपको कारपोरेट ऑफिस मिल जाए तो आपको गृह जनपद मिल जाएगा, या फिर आप कानपुर में रहते हो और आपको कानपुर का केसको मिल जाए तो आपको जो है गृह जनपद मिल सकता है। तो गृह जनपद मिलने की 2 स्थिति है, या एक स्थिति और है कि आपको किसी डिस्कॉम का या जोन का मुख्यालय में अगर आपका घर हो, अगर वहाँ मिल जाए तो आपका ये नसीब वाली बात है। लेकिन किसी को भी जो है गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से जो है लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या लिखा है? समूह ग के परिचालकीय वर्ग के लिए है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आगे प्रमुख क्या है? ये चतुर्थ श्रेणी के लिए है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आगे बात करते हैं, जिनका शक्ति भवन यानी कि कारपोरेट ऑफिस में अगर ज्वाइनिंग होता है तब क्या होगा? तो शक्ति भवन विस्तार और मुख्यालय 2 चीज़ है, 2 ऑफिस है। इसमें एक पद पर 3 वर्ष तक लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर शक्ति भवन विस्तार या मुख्यालय में आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है। ये तो अधिकारियों के लिए है, ये समकक्ष पद पर ही। इसके बाद क्या लिखा है? प्रत्येक इकाई में उक्त आधारों पर प्रत्येक वर्ग हेतु इकाई के ऐसे कार्मिक जिनकी एक पद पर लगातार तैनाती अवधि अधिकतम हो को पहले स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि जो अधिक समय से, यानी कि जो पहले से तैनात है उस पद पर, उनका स्थानांतरण पहले किया जाएगा। तथा कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 40% तक स्थानांतरण सीमित रखा जाएगा, यानी कि 40% तक जो स्थानांतरण है इतने तक ही किया जाएगा, बाकी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या लिखा हुआ है प्रमुख और बातें अगर हम देख लें इसमें, तो यदि किसी कारणवश इसके उपरांत किसी कार्मिक का स्थानांतरण किया जाना हो तो उसका अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से प्राप्त किया जाएगा, यानी कि अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद ही किसी का स्थानांतरण हो सकता है। ये बात बहुत जरूरी। जैसे कि लिखा है, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती सत्यनिष्ठा रोके जाने की तिथि से अग्रतर 3 वर्षों तक संवेदनशील पद पर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने सत्यनिष्ठा ने की, इसमें वही है कि आप ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं भ्रष्टाचार वगैरह के, यानी कि सत्यनिष्ठा का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो 3 वर्षों तक किसी भी संवेदनशील पद पर जो है आपकी तैनाती नहीं की जाएगी, इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अधिकारियों की गृह जनपद में संवेदनशील पदों पर, अब संवेदनशील पद क्या है इसके बारे में अभी हम अंतिम में बात कर लेंगे। एक चीज़ और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि मंदित बच्चों के माता पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां पर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। तो ये स्पेशल केस में जो है जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था उचित हो उस जिले में तैनाती की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें समूह ग के लिए, क्योंकि समूह ग हमें ध्यान से देखना है। एक दिव्यांग कर्मचारियों के लिए देखिए इसमें एक विशेष रूप से लिखा गया है कि दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारजन दिव्यांगता से प्रभावित हों को सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए, यानी कि इनका स्थानांतरण बार बार न किया जाए ताकि इनको कोई परेशानी न हो। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानांतरण गंभीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किए जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई बार बार उनका शिकायत करता है, कोई उनके ऊपर आरोप लगता है, तभी उनका स्थानांतरण किया जाएगा। दिव्यांग कार्मिकों के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं अगर वो अनुरोध करते हैं तो अगर पद किसी उनके होम डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है तो उनको जो है वो पद दिया जा सकता है। तो ये जो स्थानांतरण किए जाने की जो निर्धारण है वो 2018 से जो है मानी जाएगी। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है देखिए इंपॉर्टेंट, कि 2 वर्ष में जो सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग कार्मिक, यानी कि ऐसे कार्मिक जिनका रिटायरमेंट में केवल 2 साल बचा हुआ है, उनको उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, यानी कि देखिए इसमें क ख कोई सुविधा नहीं मिली है। तो समूह ग के ऐसे कार्मिक जो 2 साल में रिटायर होने वाले हैं तो इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाएगा। लेकिन तो इच्छित जनपद में यानी कि 2 साल जब आपकी सर्विस बचेगी तभी जो है काम किया जाएगा। इसके अलावा सामान्यतः किसी कार्मिक को जिस पद या कार्यालय पर पहले कार्य कर चुका हो पुनः उसे उसी पद या कार्यालय में तैनात नहीं किया जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब देखिए जो संवेदनशील पद की बात हो रही थी कि संवेदनशील पद पर नहीं जो तैनात किया जाएगा, उसमें कौन कौन से पद हैं, जैसे कि सभी विद्युत वितरण मंडल, नगरीय विद्युत मंडल एवं उससे संबंधित सभी खंड एवं उपखंड, ये सभी जो है संवेदनशील जो है आपके कार्यालय हैं। तो इससे भी आपका ट्रांसफ़र का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक 13 नंबर पॉइंट में चार्ज नोट लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो जिनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि जो स्थानांतरित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्यभार छोड़ने के समय चार्ज नोट 3 प्रतियों में तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति नए कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को देगा, एक प्रति अपने से उच्च अधिकारियों को कार्यभार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा एवं तृतीय प्रति स्वयं रखेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरण, विकास कार्यक्रम, परियोजनाओं, विधिक मामलों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी देगा ताकि नए कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को आगे कार्य संपादित कराने में सुविधा हो तथा विभाग को किसी प्रकार की असुविधा या क्षति न हो। तो ये जो है यानी कि 3 सेट में नोट कराएंगे ताकि जो आगे आपका स्थान ग्रहण करेगा उसको किसी प्रकार की जो है पदभार ग्रहण करने में परेशानी न हो। तो ये सब बात यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात दिया गया है। इसके अलावा क्या लिखा है कि सभी सामान्य स्थानांतरण एवं तैनाती आदेश संगत स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाएंगे। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही प्रकार के स्थानांतरणों के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शासन द्वारा गठित द्विसदस्यीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। तब तक जो है ये आपका पूरा मान्य रहेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक कोई अनुमोदन न्याय नहीं प्राप्त होता तब तक ये जो है तत्काल रूप से प्रभावी होगा और अभी जो है यहाँ पर ये आपका ये जो है लागू रहेगा। तो ये आपका बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 2018 में जारी किया गया था। तो इससे हमारा देखिए अब का क्या क्या हमारा इससे मेन पॉइंट निकला कि होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जनपद में आपकी जो है तैनाती नहीं हो जाएगी। इसके अलावा कब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ये बात इसमें जो है स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है। बाकी अभी आप डिस्कॉम जो है भरने में प्रेफरेंस को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको मेल आएगा आपको बता दिया जाएगा। देखिए एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें स्पष्ट रूप से इसमें लिखा नहीं था, लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो जानकारी थी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर शेयर करिए। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते तो जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।